गगन। ये गगन जो है इसका फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अब जीपीएस एडेड जितना भी प्रणाली जो जीपीएस से जुड़ा हुआ है, भारत ने भी जीपीएस प्रणाली का विकास कर लिया है ना, तो जितना भी प्रणाली जो जीपीएस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे आपका कार हो, सब जगह जीपीएस प्रणाली लगा हुआ है। तो उन सब की जानकारी हम लोग किससे प्राप्त कर लेते हैं? गगन के द्वारा। और भारत ने इसको विकसित कर लिया है। इसके बाद है IRNSS। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और 2014 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसका नाम रख दिया था नाविक, जो किसको समर्पित किया गया था? मछुआरों को समर्पित किया गया था। इसकी खासियत यह है कि पृथ्वी के 1500 किलोमीटर दायरे को कवर करता है। तो पृथ्वी के 1500 किलोमीटर के दायरे में होने वाली गतिविधियों को क्या करता है? ये कवर करता है। तो मोटी मोटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, देखिए मैंने कहा था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मैंने एक आपको ब्रीफ किया कि इसमें होता क्या है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मैंने आप लोगों को बताया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है क्या, और हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत की। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने ये सारी बातें बताई कि विक्रम साराभाई ने 1962 में इनकोस्पार का गठन किया। फिर 1969 में इसरो आया। इसरो के बाद बेटा बहुत सारे और हमारी उपलब्धियां हासिल की गई। आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। 1982 में इनसैट, 1983 में इनसैट 2B। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हुआ। PSLV, GSLV, SLV, ASLV जैसे प्रक्षेपण यान को भारत ने विकसित किया। और कुछ PSLV की उपलब्धियों पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही साथ हम लोगों ने PSLV के साथ साथ गगनयान के बारे में भी जाना। और उसके बाद GSLV क्या होता है, GSLV के कितने वर्जन है, उनकी क्या विशेषता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, इसके बारे में जाना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो हम लोगों ने चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया है, उसकी खासियत क्या है, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। बाहुबली किसे कहते हैं, क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन किस तापमान पे रखा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर साथ ही साथ बेटा हमने ये बताया कि पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट है, पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, कार्बन रेखा किसे कहते हैं। और फिर हमने पोलर ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, इसके बारे में जाना। फिर हम लोगों ने साथ में संचार उपग्रह कौन कौन से कक्षाओं में किस किस तरह के उपग्रहों को स्थापित किया गया है, उनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हुए, उनकी कुछ खासियत के बारे में जानते हुए हम लोगों ने लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में जाना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में जाना कि भाई 3 उपग्रह अगर उस कक्षा में स्थापित कर दिए जाएं तो पूरी की पूरी पृथ्वी की निगरानी की जा सकती है, संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में अमेरिका के 24 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी की निगरानी करते हैं और 150 से 200, 250 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है, जिनमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत का स्थापित किया गया है, जो भारत पृथ्वी की निगरानी करता है। बहुत सारे उपग्रहों के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हमने बेटा गगन क्या होता है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। IRNSS जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। 2014 में पीएम ने इसे नाविक नाम दिया और मछुआरों को इसे समर्पित किया। और ये इसकी खासियत यह है कि यह 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दी। कैसा लगा, कुछ समझ में आया?
चलो तो इसको नोट कर लेते हैं, कुछ मैं बोल देता हूं, इसको लिख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए थैंक यू विक्रांत मीना जी, थैंक यू। समझ में आया आप सभी लोगों को, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं बेटा, जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं? चलिए, हाँ अब आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में इनकोस्पार की नियुक्ति, 1962 में इनकोस्पार, इनकोस्पार लिख लेंगे ना आप लोग, अभी मैंने लिखा था। इनकोस्पार के द्वारा शुरू हुई थी, इनकोस्पार के द्वारा शुरू हुई थी। इसका फुल फॉर्म हिंदी में लिख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आयोग, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आयोग। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहें, इंडियन नेशन कमेटी फॉर, इंडियन नेशन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। दूसरा पॉइंट, 1969 में इसरो का गठन किया गया, 1969 में इसरो का गठन किया गया। उन्नीस सौ बहत्तर में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 1975 में, 1975 1975 में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, पहला कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। नाइनटीन 1979 भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। 1979 में भास्कर प्रथम नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। उन्नीस सौ बयासी में इनसैट 1A, इनसैट 1A अभी मैंने लिखा था, अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया, जो असफल रहा। अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया जो असफल रहा। अ, 1983 इनसैट 1B, इनसैट 1B को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया,
जो सफल रहा। 1984 में पहली बार भारत और रूस ने मिलकर मानव अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की, जिसमें पहली बार मानव अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की जिसमें भारत के राकेश शर्मा रूसी प्रक्षेपण यान सल्यूट 7 के द्वारा अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा को अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन्नीस सौ अट्ठासी में 1988 में भारत का पहला इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह, भारत का पहला भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह बोलते हैं बेटा उसे, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। उन्नीस सौ बानवे में 1992 पीएसएलवी की पहली उड़ान असफल रही। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पीएसएलवी की पहली उड़ान असफल रही। अंतरिक्ष में बैठकर नहीं, मैं तो क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके इस प्रोत्साहन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हृदय से धन्यवाद आपको, और खूब बढ़िया से पढ़िए, आप सफल हो। थैंक यू नचिता जी। क्या लिखा था बेटा लास्ट लाइन? असफल रही। 1994 में पीएसएलवी ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 1994 में पीएसएलवी ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उन्नीस सौ निन्यानवे में भारत ने पीएसएलवी द्वारा विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया। दो हजार दो में
कल्पना 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। कल्पना 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। ब्रैकेट में लिख लेना मौसम पूर्वानुमान, मौसम का पता लगाने वाला उपग्रह है ये, मौसम पूर्वानुमान वाला उपग्रह। 2003 में रिसोर्स सैट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। रिसोर्स सैट के बारे में कौन बता सकता है? यस, गुड, वेरी गुड। रिसोर्स सैट 2004 में एडूसैट, क्या लग रहा है नाम से, क्या लग रहा है ये, का सफल प्रक्षेपण किया गया। एडूसैट का मतलब क्या हुआ? एजुकेशनल सैटेलाइट लिख सकते हैं। शिक्षा को बेहतर करने के लिए एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2004 में, एडूसैट। चूंकि कोरोना काल में हम लोग इसका बहुत बड़ा यूज इस बार किए हैं, क्वेश्चन बन सकता है एडूसैट के बारे में। 2004 में इसे प्रक्षेपित किया गया। 2005 में कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। यह कार्टोसैट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, पृथ्वी का मानचित्रण बताता है। ये मानचित्रण के लिए कार्टोसैट का सफल प्रक्षेपण किया गया। 2008 पीएसएलवी C11 द्वारा चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण। 2008 में पीएसएलवी C11 द्वारा चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण। 2009 ओशियन सैट का सफल प्रक्षेपण। 2012 इसरो का सौवां अंतरिक्ष अभियान, इसरो का सौवां अंतरिक्ष अभियान। 2013 में क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। 2013 भारत का ऐतिहासिक, 2013 में भारत का ऐतिहासिक मंगल अभियान सफल, भारत का ऐतिहासिक मंगल अभियान सफल। जिसको क्या बोलते हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन किससे भेजा गया था? पीएसएलवी C25 द्वारा। पीएसएलवी C25 द्वारा। दो 2015 पीएसएलवी C27, पीएसएलवी C27 नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS
नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS का सफल प्रक्षेपण किया गया। दो हजार 2017 PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, जिसमें यूएसए के 96 उपग्रह, जिसमें यूएसए अमेरिका के 96 उपग्रह, भारत के 3 उपग्रह और बचे हुए अन्य देशों के थे। अच्छा, इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था बेटा? 104 सैटेलाइट जो भेजा गया था, भारत के द्वारा भेजा गया, इसके पहले किसका रिकॉर्ड था? किसने बोला? रसिया। वेरी गुड, शाबाश। इसके पहले रसिया 37 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया था। सोचिए कितना ज्यादा आगे निकल गया ये। 37 का 50 होता तो समझ में आता, 37 से 104 सैटेलाइट। विश्व कीर्तिमानी ने इसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि एक निजी एजेंसी ने इससे ज्यादा उपग्रहों को प्रक्षेपित करके रिकॉर्ड बनाया, स्पेस एक्स नाम है उसका। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं में भारत का PSLV C-37 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। PSLV C-37, और नोट करके लिख सकते हैं। इसके पहले यह रिकॉर्ड रूस के नाम था। इसके पहले यह रिकॉर्ड रूस के नाम था। टोटल 37 उपग्रह। दो 2018 में उन PSLV C-43 PSLV C-43 43 द्वारा भारत के हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया। चौबीस जनवरी 2019 PSLV C-44 PSLV C-44 द्वारा इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट R इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट R तथा स्टूडेंट सैटेलाइट कलाम सैट, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग के लिए आ सकता है ये। स्टूडेंट सैटेलाइट कलाम सैट
का सफल प्रक्षेपण किया गया। 22 मई 2019 22 मई 2019 PSLV C46 PSLV C46 C46 के द्वारा रीसेट 2B का सफल प्रक्षेपण किया गया। रीसेट मतलब जानते हैं क्या होता है? रीसेट का मतलब होता है राडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये बेटा राडार इमेजिंग सैटेलाइट जो होता है ना, ये टोही उपग्रह है। टोही जानते हो किसे कहते हैं? टोही जानते हो किसे कहते हैं? जासूसी। टोही मतलब जासूसी करने वाला, जासूसी करने वाला उपग्रह है, भारत ने लॉन्च किया था। कब लिखा था बेटा, जरा डेट बताना, डेट कब बोला था? 22 मई 2019 ना, उसके बाद 22 जुलाई 2019 22 जुलाई 2019 GSLV Mark 3 GSLV Mark 3 की मदद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान द्वितीय का सफल प्रक्षेपण किया गया। सफल प्रक्षेपण किया गया जिसमें आर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा गया। आर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा गया। आर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा गया। लैंडर को प्रज्ञान कहा जाता है, रोवर को विक्रम के नाम से जानते हैं। यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। लैंडर को प्रज्ञान और रोवर को विक्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पीएसएलवी का 51वां मिशन 51वां मिशन लॉन्च किया गया। जिसे 28 फरवरी 2021 को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया। इसके माध्यम से अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये इस बार के लिए।
अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। अमेजोनिया 1 जो है ये कहां का सैटेलाइट है? कहां का है? ब्राजील का। और ये अमेजोनिया 1 क्या करेगा? जो अमेजन है ना, अमेजन बेसिन, इस अमेजन बेसिन में जो वनों की स्थिति है, इस अमेजन बेसिन में वनों की स्थिति का पता लगाएगा अमेजोनिया 1। और ये मुख्य उपग्रह है जो PSLV C51 के साथ भेजा गया है। इसके साथ 18 छोटे उपग्रहों को भेजा गया है। इसके आगे और लिख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस उपग्रह में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा SD सैट, सतीश धवन उपग्रह बोलते हैं इसे, सतीश धवन उपग्रह। इस उपग्रह में PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता अंतरिक्ष में भेजी गई, और भगवत गीता अंतरिक्ष में भेजी गई। और साथ ही 25,000 छात्रों के नाम भी भेजे गए। साथ ही 25,000 छात्रों के नाम भेजे गए। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन, भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की पहली समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। पैराग्राफ चेंज करके, इन उपलब्धियों के बाद भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा 4 क्षेत्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। पहला, भूस्थैतिक कक्षा तथा संबंधित उपग्रह, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड हिज सैटेलाइट। दूसरा, ध्रुवीय कक्षा तथा उससे संबंधित उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा तथा उससे संबंधित उपग्रह। तीसरा, प्रक्षेपण यान तकनीकी, चौथा,
अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान। पैराग्राफ चेंज करके, प्रारंभ में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, प्रारंभ में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम निवेश का क्षेत्र था। क्योंकि यह पूंजी प्रधान क्रिया है, क्योंकि यह पूंजी प्रधान क्रिया है। वर्तमान में यह आय का क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में यह आय का क्षेत्र बन गया है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास कर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास कर मानव विकास, कौमा कृषि विकास, कौमा आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ, तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ सामरिक उद्देश्यों को पूरा करने में भागीदारी की जा रही है। सामरिक उद्देश्यों को पूरा करने में भागीदारी की जा रही है। पैराग्राफ चेंज करके, उपग्रह आधारित नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उपग्रह आधारित नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाविक तथा गगन जैसी प्रणाली का विकास किया गया है। नाविक तथा गगन जैसी प्रणाली का विकास किया गया है। मैंने अभी आप लोगों को भूस्थैतिक कक्षा बताया था, भू तुल्यकालिक कक्षा, इसमें दिखाई दे रहा है, ये मुख्य परीक्षा का विषय है। इसमें आप लोगों से जानकारी बस होनी चाहिए, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार यहां से देख लीजिएगा, जो मैंने अभी बनाया इसका पिक्चर ले लीजिएगा। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो कार्य कर रही हैं, उनके बारे में नोट कर लें। इसरो द्वारा पैराग्राफ चेंज करके, इसरो द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं।
पहला, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। बेंगलुरु में है बेटा, पूछा जा सकता है कहां है, बेंगलुरु में। यहां होता क्या है, नीचे लिख लीजिए, उपग्रहों का निर्माण होता है, उपग्रहों का निर्माण होता है। एक है बेटा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यहां लिख लीजिए उपग्रहों के उपकरणों का निर्माण होता है, अहमदाबाद में है ये। उपग्रहों के उपकरणों का निर्माण होता है, उपग्रहों के उपकरणों का निर्माण होता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है, तिरुवनंतपुरम, पहले त्रिवेंद्रम बोलते थे इसे, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। यहां लिख लो प्रक्षेपण यानों का निर्माण होता है, प्रक्षेपण यानों का निर्माण होता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। यह बहुत बार पूछा गया है, जो अगला बताने जा रहा हूं। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये जो है बेटा ये दो जगह है, एक है भोपाल मध्य प्रदेश और एक है हासन कर्नाटक। यह प्रक्षेपित उपग्रहों पर नियंत्रण रखता है, प्रक्षेपित उपग्रहों पर नियंत्रण रखता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा भेजे गए चित्रों और
आंकड़ों का विश्लेषण करता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों द्वारा भेजे गए चित्रों और आंकड़ों का विश्लेषण करता है। नीचे एक लाइन और लिख लीजिएगा, इसके साथ 6 उपकेंद्र भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ 6 उपकेंद्र भी जुड़े हुए हैं। पैराग्राफ चेंज करके, इन संस्थाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण की शुरुआत। भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण की शुरुआत 1982 में हुई। में हुआ। भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रह के प्रक्षेपण की शुरुआत 1982 में हुआ। पहला प्रक्षेपण असफल रहा। फिर 1983 में दूसरा प्रक्षेपण भेजा गया जो सफल रहा। वर्तमान में इस कक्षा में लगभग 15 संचार उपग्रह। वर्तमान में इस कक्षा में लगभग 15 संचार उपग्रह और 4 मौसम पूर्वानुमान वाले उपग्रह स्थापित किए गए हैं। 4 मौसम पूर्वानुमान वाले उपग्रह स्थापित किए गए हैं। एक और टॉपिक आज हम बता देते हैं, पीएसएलवी कैसा होता है और जीएसएलवी कैसा होता है, इसको थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले पीएसएलवी। पीएसएलवी को बेटा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। देखिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो ये जान लें कि जो पोलर सैटेलाइट सिस्टम होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है। पहले और तीसरे चैम्बर में सॉलिड प्रोपेलेंट्स भरा होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट्स का मतलब होता है ठोस प्रणोदक भरा होता है। तीसरे और चौथे चैम्बर में लिक्विड प्रोपेलेंट्स भरा होता है, जिसे हम लोग द्रव प्रणोदक कहते हैं।
ये जो होते हैं ये स्ट्रैप ऑन होते हैं, बूस्टर्स बोला जाता है, जो इन्हें ताकत प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे उपग्रह होते हैं वो यहां स्थापित किए होते हैं, जिन्हें ले जाकर छोड़ा जाता है अंतरिक्ष की कक्षा में, जो हमें तमाम कार्यों में हमारी मदद करते हैं। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स जो होता है वो क्या होता है और सॉलिड प्रोपेलेंट्स जो होता है वो क्या होता है। मतलब कि ठोस प्रणोदक किसे कहते हैं और द्रव प्रणोदक किसे कहते हैं। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा, वो है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTBB के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग इसका नाम लेते हैं, चूंकि याद ही नहीं होता है। इस विषय को पढ़ाने वाले अध्यापकों की भी बात कर रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह प्रश्न एग्जाम में आता है। HTBB हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सी बोलिए एक बार, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। कैसा ये प्रणोदक है? कैसा प्रणोदक है ये? सॉलिड। अगर लिक्विड के बारे में पूछा जाए, लिक्विड प्रणोदक अगर पूछा जाए तो लिक्विड प्रणोदक होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। और बेटा इसमें एक और होता है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो आपने ये जाना कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये 4 चैम्बर वाला होता है। 1 2 3 4। पहले और तीसरे चैम्बर में सॉलिड प्रोपेलेंट्स होता है और दूसरे और चौथे में लिक्विड होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट्स हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है और लिक्विड जो होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन होता है। लगे हाथ आप इसको भी जान लीजिए। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक, 2 और 3, ये 3 चैम्बर वाला होता है बेटा। यहां जो होता है उपग्रह होता है और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित होता है, उपग्रहों को स्थापित करता है, जो किसके लिए बेहतर होता है? संचार के लिए। यहां भरा होता है सॉलिड प्रोपेलेंट्स, यहां भरा होता है लिक्विड प्रोपेलेंट्स और यहां भरा होता है, यहां होता है क्रायोजेनिक इंजन। ये क्रायोजेनिक इंजन इन्हें वो ताकत प्रदान करता है ताकि वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकें, भेज सकें। सॉलिड और लिक्विड की औकात इतनी नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन उसे कहते हैं जो अति निम्न ताप पर कार्य करता है। अति निम्न ताप पर जो कार्य करता है जो इंजन, उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और
लिक्विड ऑक्सीजन भरा होता है जो 250 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और 183 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है और इस तापमान पर रखकर तब ले जाके 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो उपग्रह जो होते हैं, मान लीजिए ये उपग्रह है, ये जो उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है ना, इन उपग्रहों पर एक इस तरीके का एक उपकरण लगा होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसपोंडर्स। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये ट्रांसपोंडर्स। ये मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, सारा खेल तो इसी को पूरा करना है, तो ये क्या करता है ट्रांसपोंडर्स, इस पृथ्वी पर जब निगरानी करता है तो पृथ्वी से उच्च आवृत्ति की तरंगों या कह सकते हैं उच्च आवृत्ति का सिग्नल ये रिसीव करता है और पृथ्वी पर इसे निम्न आवृत्ति का बनाकर यहां की जानकारी भेजता है सिग्नल को। तो यानी अगर जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह स्थापित है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, अंतरिक्ष में जो उपग्रह जो स्थापित किया गया है, जो भी गतिविधियां पृथ्वी पर हो रही हैं, उन गतिविधियों की जानकारी जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोंडर्स कहलाता है। अगर ये ट्रांसपोंडर्स न रहे तो उपग्रह नगण्य है, उपग्रह का कोई कार्य नहीं होगा। तो ट्रांसपोंडर्स 3 प्रकार के होते हैं, सी बैंड ट्रांसपोंडर्स, सी बैंड ट्रांसपोंडर्स, एस बैंड ट्रांसपोंडर्स और तीसरा होता है केयू बैंड ट्रांसपोंडर्स। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत में बहुत कम यूज होता है, जो विदेश से लेना होता है, के ए बैंड ट्रांसपोंडर्स। इन पर हम कल चर्चा करेंगे और गगनयान क्या होता है, चंद्रयान क्या होता है, मंगलयान क्या होता है, इन विषयों पे कल चर्चा करेंगे। हमारी आपकी पहली मुलाकात रही, कैसी लगी? अच्छा लगा? आशा करते हैं कि आप सब मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषय को बेहतर तरीके से तैयार करके अपने परीक्षा परिणाम को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरी शुभकामना आप सबके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।